हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों बढ़ते हैं जेनेटिक्स में आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को अच्छे से डिटेल में स्टडी किया। अगर हम वन जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, जिससे मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दुनिया के सामने रखा। हालांकि उस लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शंस भी थे जो आपने कोडोमिनेंस में पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, मल्टीपल एलिलिज्म आपने देखा, और साथ में लास्ट सेशन में मैंने आपको प्लियोट्रॉपी के बारे में भी बताया था कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ जीन आप कह सकते हैं जिसपे कि क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लियोट्रॉपिक जीन्स, ये वो जीन्स होते हैं जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब उससे कोई एक ही प्रोटीन बनेगा एक जीन से, लेकिन वो प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है, इतने सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व है कि उसकी वजह से फिनोटाइप्स कई सारे आएंगे, मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फिनोटाइप। तो ऐसा कोई भी जीन जो एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा फिनोटाइप्स को इफेक्ट करे उसे आप कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। ये किसी डिसऑर्डर से भी समझा जा सकता है, जैसे हमने प्लियोट्रॉपी के बारे में पढ़ा था, या मतलब सॉरी पीकेयू के बारे में पढ़ा था, फिनाइल कीटोन यूरिया, या फिर पी प्लांट में भी प्लियोट्रॉपिक जीन देखने को मिलता है, जो मेंडल को तो नहीं दिखा था बट बाद में बताया गया कि भाई ये जो प्लियोट्रॉपिक जीन है पी प्लांट में, ये वही जीन है जो सीड के शेप को भी कंट्रोल कर रहा है, या तो शेप होगा राउंड या तो रिंकल्ड, और यही जीन उस सीड के अंदर जो स्टार्च ग्रेन्स हैं उनके साइज को भी कंट्रोल कर रहा है, या तो लार्ज ग्रेन्स बनते हैं या स्मॉल ग्रेन्स बनते हैं, एंड यहाँ पर इंटरमीडिएट ग्रेन्स भी बनते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। जिसने लास्ट सेशन देखा है उसको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, कि अगर हम दो जीन्स का साथ में इनहेरिटेंस पैटर्न समझना चाहते हैं, मेंडल ने भी उसको स्टडी किया कि भाई अगर मान लो मैं एक ही टाइम पर दो जीन्स को स्टडी कर रहा हूँ तो क्या ये दोनों जीन एक दूसरे पर कोई इम्पैक्ट डालते हैं, क्या एक जीन का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उससे दूसरे का अफेक्ट हो रहा है, क्या दो जीन्स को साथ में पढ़ रहे हैं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी फॉलो हो रहा है क्या। तो जब उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस करे ना बच्चों, तो अगेन उनको एक नई बात सामने आई जो अभी तक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उनको कहीं भी नहीं दिखी थी, क्योंकि वहाँ वो एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे। अब उन्होंने दो कैरेक्टर्स को साथ में स्टडी किया, तो मेंडल ने क्या देखा कि जब मेंडल ने दो प्लांट्स को एज अ पेरेंट प्लांट चुना, जिसमें से एक को उन्होंने ले लिया, मान लो सीड्स के ही दोनों कैरेक्टर ले लिए उन्होंने, सीड का शेप ले लिया राउंड और कलर ले लिया येलो, दोनों डोमिनेंट है। याद करो मटर में पी में जो सीड्स हम खा रहे हैं वो उसका रेसेसिव कलर है, यानी मटर में पी में जो सीड का कलर है वो ग्रीन रेसेसिव होता है और येलो डोमिनेंट होता है। पॉड में उल्टा है, पॉड में ग्रीन डोमिनेंट पॉड है और येलो रेसेसिव पॉड है। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा मटर का प्लांट लिया, पी का प्लांट लिया जिसमें राउंड एंड येलो सीड्स हो, और दूसरा प्लांट ऐसे लिया जिसमें रिंकल्ड हो, पिचके हुए हो सीड्स और ग्रीन कलर के हो, यानी रेसेसिव और डोमिनेंट। ठीक है, उन्होंने क्रॉस करवाया। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग उन्हें पता था कि भाई F1 जनरेशन में तो सिर्फ डोमिनेंट वाला ही खुद को एक्सप्रेस करेगा, तो F1 जनरेशन में तो सारे सीड्स कैसे आए बच्चों, राउंड एंड येलो ही आए। फिर जब उन्होंने सोचा कि चलो अब F1 में सेल्फिंग होने देते हैं, तो जब उन्होंने F1 में सेल्फिंग होने दी, यानी F1 में जो प्लांट है वही मेल गैमीट बनाएगा, वही फीमेल गैमीट्स बनाएगा, तो जो उन्हें कॉम्बिनेशंस मिले ना, वहाँ पर उनको बच्चों चार तरह के कॉम्बिनेशंस मिले, फिनोटाइप्स जो उनको दिख रहे थे। जीनोटाइप की बात नहीं कर रही अभी मैं, फिनोटाइप जो प्लांट्स उन्हें दिख रहे थे, उनमें जो सीड्स दिख रहे थे, उनमें कुछ प्लांट्स तो ऐसे थे जिसमें इस वाले पेरेंट प्लांट की तरह राउंड एंड येलो सीड थे, कुछ प्लांट ऐसे थे जिसमें इस प्लांट की तरह रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड थे, लेकिन दो तरह के प्लांट्स उन्हें और मिले बच्चों। इन दो तरह के प्लांट्स में क्या था, एक कॉम्बिनेशन तो ऐसा था जिसमें सीड्स का शेप तो था राउंड यानी डोमिनेंट शेप, लेकिन कलर येलो नहीं था बल्कि ग्रीन था, और एक ऐसे भी ग्रुप मिला प्लांट्स का जिसमें सीड का शेप तो था रिंकल्ड यानी पिचके हुए सीड्स थे, पर वो ग्रीन कलर के नहीं थे बल्कि वो येलो कलर के थे। यानी ये तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया जो पेरेंट्स में अभी तक था ही नहीं। भाई देखो ना तुम, कहीं पर भी पेरेंट्स में राउंड ग्रीन कलर है क्या, मतलब राउंड एंड ग्रीन सीड्स हैं क्या, या कहीं पर भी पेरेंट्स में रिंकल्ड एंड येलो हैं क्या, नहीं। तो मेंडल ने कहा कि यार ये कैसे हुआ कि मुझे पेरेंटल कॉम्बिनेशंस तो मिल रहे हैं, ये जो चार तरह के कॉम्बिनेशन उन्हें मिले ना, अगर मैं एक बार यहाँ पर लिख दूँ कि उनको मिले, कुछ सीड्स तो मिले राउंड एंड येलो, ठीक है भाई ये तो पेरेंट्स में भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सीड्स उनको मिले जो पेरेंट्स की तरह ही था, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये भी ठीक है। सीड्स मतलब कुछ प्लांट्स मिले विद दीज सीड्स, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट
कुछ प्लांट्स उन्हें ऐसे मिले जिसमें राउंड सीड था लेकिन कलर था उसका ग्रीन, और कुछ प्लांट्स ऐसे मिले जिसमें सीड रिंकल्ड था लेकिन कलर था उसका येलो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं, ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो पेरेंट्स में तो थे ही नहीं, ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कॉम्बिनेशन बने ही कैसे। जब पेरेंट में राउंड येलो सीड है तो उनके बच्चों में भी राउंड येलो सीड ही होने चाहिए थे। ये कैसे हुआ कि एक तो राउंड आ गया इधर से और इधर से ग्रीन वाला ट्रेट आ गया, या इधर से येलो ट्रेट आ गया इधर से रिंकल ट्रेट आ गया। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें क्या देखा उन्होंने कि ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी मिले उनको F2 जनरेशन में और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी मिले। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक नया लॉ दुनिया के सामने रखा, प्रपोज किया, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि लॉ क्या रहा है, बट पहले तुम इस क्रॉस को अच्छे से समझो तो तुमको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। उससे पहले, उस लॉ पे जाने से पहले मैं तुम्हें एक बार ये क्रॉस थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि जब मेंडल ने ये क्रॉस करवाया तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं ना कॉम्बिनेशंस, बिल्कुल वैसे ही। चलो नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, स्लाइड ले लेते हैं अलग से। तो शुरू में उन्होंने प्योर पेरेंट लिए थे, तो राउंड एंड येलो एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड, मतलब रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से गैमीट बनेंगे बच्चों, हर गैमीट में। अच्छा, अब यहाँ पे गैमीट कैसे बनाना है आप लोगों को, अगर हम कोई भी डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे ना तो आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि हर पेयर का एक इधर एक इधर, तो आर में से एक कैपिटल आर इधर एक कैपिटल आर इधर, और वाई में से भी तो एक कैपिटल वाई इधर एक कैपिटल वाई इधर जाएगा ना। यानी अगर दो गैमीट बन रहे हैं तो एक गैमीट को आर वाई मिलेगा, दूसरे गैमीट को भी आर वाई मिलेगा। तो मैं दो बार ना लिख के एक बार भी लिख सकती हूँ इसको, भाई एक ही तरह के तो गैमीट बन रहे हैं, इस गैमीट में कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आएगा। ऐसा तो नहीं कर दोगे तुम आर लिख दो, मतलब एक ऐसा गैमीट बन गया जिसमें आर के तो दोनों फैक्टर चले गए, वाई का एक भी नहीं गया। ऐसा तो कभी नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर भी स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई वाले गैमीट बने, एक टाइप के गैमीट बनेंगे दोनों, जो दोनों पेरेंट्स में एक को मेल मान रहे हैं हम, एक को फीमेल मान रहे हैं। ठीक है भाई, जब इनमें क्रॉस करवाया था ना मेंडल ने, तो अगर पॉलन और ओवम मिलेगा तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा बच्चों, ये आएगा क्या, कभी भी ऐसे मत लिखना कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई, ऐसे नहीं लिखते। हमेशा जब दोनों एलील साथ आते हैं तो सेम एलील्स को साथ में लिखते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बन गया आर आर वाई वाई। ओके, यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस तो फॉलो होता ही है। तो यहाँ पर सीड्स कैसे मिले उनको, राउंड एंड येलो सीड्स, है ना। कैपिटल आर की वजह से राउंड थे सीड्स और कैपिटल वाई की वजह से येलो सीड्स थे। तो भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस तो यहाँ भी देखने को मिला, बिल्कुल ठीक है। F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही ट्रेट देखने को मिला, ठीक है ना, दीज आर द पेरेंट्स। ठीक है भाई, अब उन्होंने F1 में सेल्फिंग होने दी। अब जब F1 में सेल्फिंग कराएंगे तो आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा आना चाहिए कि गैमीट्स कैसे बनेंगे। जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे ना बच्चों, तब तो हम एक ही जीन को देख रहे थे, तो गैमीट बनाने के लिए कुछ नहीं करना था, कैपिटल टी को अलग कर दो, स्मॉल टी को अलग कर दो। पर यहाँ पर अब दो कैरेक्टर साथ में स्टडी कर रहे हैं हम, तो गैमीट बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें बनाने हैं। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचना कि अगर मैं इसको क्रोमोसोम्स पे दिखाऊं, मान लो ये क्रोमोसोम का पेयर है और यहाँ पे कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है, और सपोज करो इसी क्रोमोसोम पर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई है। हो सकता है ये अलग क्रोमोसोम पर हो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, ये कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मान लो, एक बार हम इस कंडीशन से मान के चल लें क्या, अगर मान लो ये कंडीशन है, तो जब एनाफेज आई होगी, क्रोमोसोम्स अलग हुए होंगे, तो एक तरफ तो कैपिटल आर वाई चला गया और एक तरफ स्मॉल आर वाई चला गया, यस और नो। यानी एक तरफ तो ये गैमीट बन गया और आधे गैमीट्स के पास ये आ गया। पर ज़रूरी है क्या यहाँ डोमिनेंट और यहाँ रेसेसिव है तो इसका भी यहीं डोमिनेंट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये स्मॉल वाई यहाँ हो और कैपिटल वाई यहाँ हो। अगर ये कंडीशन होती सेल में, तो जब ये दोनों अलग होते तो एक गैमीट के पास कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जाता और दूसरे गैमीट के पास स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई जाता। तो ये प्रोबेबिलिटी भी तो है, क्योंकि मेंडल तो मैथमेटिशियन भी थे ना, स्टैटिस्टिक्स भी लगाते थे, तो वो सारी प्रोबेबिलिटीज अपने क्रॉस में ड्रॉ करके बनाते थे। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें टाइप्स ऑफ गैमीट, तो ये जो पेरेंट है इसमें मेल गैमीट 4 तरह के बनेंगे,
चारों भी मेल गैमीट हैं, और यही पेरेंट अगर फीमेल गैमीट भी बनाएगा तो 4 तरह के फीमेल गैमीट भी बनेंगे। तो ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि भाई जब मेंडल ने इसमें सेल्फिंग कराई तो गैमीट्स कैसे बने, सेल्फिंग के दौरान जो गैमीट्स बन रहे हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों में आपको 4-4 तरह के गैमीट बनाने हैं। यहाँ पर कौन से 4 तरह के गैमीट बनाओगे आप, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आना चाहिए, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आना चाहिए। कैपिटल वाई के साथ ये हो गया ना, सॉरी एक मिनट बच्चों, ये तो हो गया कैपिटल आर के साथ, देन स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आना चाहिए, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आना चाहिए। ये सारी कंडीशन हो गई, चाहे मैं वाई को पहले लिखूं आर को बाद में लिखूं वो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर यहाँ तो आप 2 अलग अलग एलील लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और फीमेल में भी सेम यही 4 तरह के गैमीट बने होंगे, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। तो अगर 4 तरह के गैमीट यहाँ हैं, 4 तरह के गैमीट यहाँ हैं, तो 4 × 4 कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, 16, क्योंकि ये इन चारों में से किसी भी ओवम के साथ जुड़ सकता है, ये वाला पॉलन भी किसी के भी साथ जुड़ सकता है, ये भी और ये भी। तो 4 तरह के पॉलन्स हैं और 4 तरह के ओवम है, तो टोटल 16 कॉम्बिनेशंस मेंडल को अपनी स्टैटिस्टिक्स में मिले। और क्योंकि बहुत बड़ा सैम्पलिंग साइज था तो उनको वो 16 कॉम्बिनेशंस वो जो अलग अलग हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस उनको पी प्लांट्स पे भी मिले। हालांकि हम जीनोटाइप बना रहे हैं, फिनोटाइप तो टोटल 4 ही बनेंगे बच्चों। फिनोटाइप कितने बनेंगे, टोटल 4 ही बनेंगे। जो इनके रिजल्ट्स आएंगे ना फाइनल, उसमें वो 4 ही रिजल्ट्स आएंगे। कौन से 4 रिजल्ट्स, जो मैंने अभी यहाँ पर लिख के बताए थे आपको कि या तो ये वाले सीड होंगे या ये होंगे या ये होंगे या ये होंगे। पर जीनोटाइप्स अगर आप देखोगे, मतलब जीनोटाइप भी 16 नहीं है, अभी हम देखेंगे इसमें से कि हो सकता है कोई 2 एक जैसे हों, ऐसा भी तो होता है। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब आप मिलाते थे तो आपको 4 कॉम्बिनेशंस मिले थे, तो आपने ये थोड़ी ना कहा था कि आपको 4 तरह के जीनोटाइप मिले हैं। इसमें जीनोटाइप तो 3 ही तरह के थे ना, और फिनोटाइप तो 2 ही तरह के थे, टॉल और ड्वार्फ। ओके, कॉम्बिनेशंस आपने 4 बनाए थे। तो वैसे ही यहाँ पर टोटल 16 कॉम्बिनेशंस उन्होंने स्टैटिस्टिकली ड्रॉ किए और फिर उनमें देखा कि कितने फिनोटाइप्स यहाँ पॉसिबल हैं। तो अब मैं आपको पूरा यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं बता रही, ये आप खुद करके देख लेना कि जब आप अब इसको हम ऐसे बनाओगे ना मोनोहाइब्रिड की तरह, इससे भी मिलाओगे फिर इससे भी मिलाओगे फिर इसको मिलाओगे तो बिल्कुल हौच पौच हो जाएगा। तो इसको हमेशा पुनेट स्क्वायर से रिजल्ट निकालना, इसके बाद आप ड्रॉ करोगे पुनेट स्क्वायर को, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर को जब आप ड्रॉ करोगे ना बच्चों, तो बिल्कुल आपकी बुक की तरह ही ड्रॉ करना है आपको। चारों गैमीट यहाँ लिख लेना, चारों यहाँ लिख लेना, ज़रूरी नहीं है ऐसे डायमंड शेप में आप बनाओ, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि एक डब्बा बनाना, स्क्वायर बनाना, उसको 16 बॉक्सेस में डिवाइड करना। हो गए क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 × 4 16। इधर भी चारों तरह के गैमीट लिख लेना और इधर भी चारों तरह के गैमीट लिख लेना, ठीक है। और फिर दोनों के कॉम्बिनेशंस इसमें लिखते जाना, ठीक है। कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ किसका लिखूंगी मैं, इसका और इसका, यानी कैपिटल आर और स्मॉल वाई, यहाँ कैसे लिखूंगी, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ये पूरा डिटेल में बनाकर देखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ ड्रॉ करने के लिए आ सकता है ये F2 डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। बाकी नीट में तो आपको इतना डिटेल में नहीं ले जाते कि आपको पूरा पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करके उसमें कॉम्बिनेशंस निकालने पड़े। हाँ, तो फटाफट होता है क्वेश्चन, जनरली F1 का ही रिजल्ट पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जब मेंडल ने पूरा ड्रॉ करके देखा तो उनको सबका जो रिजल्ट मिला फिनोटाइप वो तो 4 ही मिलेंगे भाई। जैसे आप इस केस में देखो, कैपिटल आर की वजह से राउंड होगा और स्मॉल वाई की वजह से ग्रीन होगा। यहाँ पर स्मॉल आर की वजह से क्या होगा, स्मॉल आर की वजह से रिंकल्ड सीड होंगे, बट कैपिटल वाई की वजह से येलो सीड्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने जब सबका फिनोटाइप आप लिख लेना, हर बॉक्स में लिख कर देखना, खुद से देखना, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि इन 16 कॉम्बिनेशंस में से 9 कॉम्बिनेशंस में राउंड एंड येलो सीड थे, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन रेसेसिव वाला था, रिंकल्ड एंड ग्रीन वाला। और ये जो 2 नए तरह के कॉम्बिनेशन थे ये बराबर थे। अगर 3 प्लांट ऐसे हैं तो 3 प्लांट ऐसे थे, समझ गए, याद रखोगे। 9:3:3:1 एकदम रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई 9 तो डोमिनेंट वाले कॉम्बिनेशन थे, एक रेसेसिव था, और जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो बराबर थे 3-3। तो 16 को
डिवाइड कर लिया, इन चारों का टोटल 16 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको कॉम्बिनेशंस ध्यान रखने हैं। दिस इज कॉल्ड फिनोटिपिक रेशो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो था 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो है 9:3:3:1, जहां पे आपको ध्यान रखना है 9 कौन है, 3 कौन है, 3 कौन है और 1 कौन है, ठीक है। क्लियर है क्या ये बात? अच्छा, यहाँ पर एक एडिशनल चीज आप और लिख सकते हो बच्चों कि अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछ लूँ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन, परसेंटेज पूछ लूँ मैं आपसे पेरेंटल कॉम्बिनेशंस का, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ, यहाँ पे जगह हो जाएगी यहीं पर हमारे पास, कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? हाँ, 9 + 1 10 पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ, और टोटल कितने तरह के प्लांट्स हैं? 16, तो 10/16 × 100, ये आपका आंसर आना चाहिए। और अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, ये जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होते हैं ना बच्चों, मेंडल ने तो उनको सिंपली नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही कहा था, बट बाद में जब मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, मॉर्गन के भी डाई हाइब्रिड क्रॉस आएंगे अभी, किस पे किए थे? ड्रोसोफिला पे, फ्रूट फ्लाई पर, पी पर नहीं, मॉर्गन की बिल्कुल अलग जेनेटिक्स है। तो मॉर्गन ने इन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को नाम दिया रिकॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिकॉम्बिनेशन, बट ध्यान रखना ये जो टर्म है वो लेटर ऑन मॉर्गन ने दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने रिकॉम्बिनेशंस हैं बच्चों? 6, तो 6/16 × 100, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करके देख लेना, ये तो आएगा 62.5% और ये आएगा 37.5%। तो ये मेंडल के परसेंटेज थे जो उन्हें F2 जनरेशन में मिले थे, ठीक है। और ये उन्होंने इसका रीज़न दिया कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि F2 जनरेशन में आपको कुछ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस मिले। उसका कारण यहाँ पर हमको दिख रहा है टाइप ऑफ गैमीट है, कि इतने तरह के गैमीट जब यहाँ और यहाँ बनेंगे तो ही ये पॉसिबल है। अगर फिक्स होता कि नहीं भाई हमें तो इतने गैमीट नहीं बनाने, अगर ये बात फिक्स होती कि मान लो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई मैं तो कैपिटल आर बोल रहा है कि मैं तो हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही जाऊंगा, तो एक गैमीट बनता आर वाई टाइप का, और स्मॉल आर बोल रहा है मैं तो हमेशा रेसेसिव वाले के साथ ही जाऊंगा, तो बनता स्मॉल वाई, और ये यही मेल में बनते और यही फीमेल में बनते। तो क्या कभी नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आ पाते? नहीं। आप इनके जितने भी कॉम्बिनेशन बनाओगे 2 × 2 4 तरह के कॉम्बिनेशन, उनमें सारे आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ही मिलेंगे, कोई नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, है ना। देख लो आप करके, अगर आप इसको इससे मिलाते हो तो ये आ जाएगा वापस, अगर आपने इन दोनों को मिला दिया तो फिर से ये आ गया, ऐसा ही इधर हो जाएगा, ऐसा इधर हो जाएगा, तो रिजल्ट्स वही मिलते सिर्फ कि भाई या तो राउंड एंड येलो सीड के साथ ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स मिलते, ये मिलते ही नहीं रिकॉम्बिनेशन, है ना। पर ऐसा नहीं हुआ। तो मेंडल ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे 4 तरह के गैमीट बने हैं, यहाँ भी 4 तरह के गैमीट बने हैं, तो इसका मतलब जब गैमीट बनते हैं ना, तो ये जो 2 पेयर हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं, इन पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर इसका डोमिनेंट एलील गया है तो इसका भी डोमिनेंट ही जाएगा। इसके डोमिनेंट के साथ इसका रेसेसिव एलील भी आ सकता है, या इसके रेसेसिव एलील के साथ इसका डोमिनेंट एलील भी आ सकता है, और या एक रेसेसिव के साथ एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट के साथ एक डोमिनेंट भी आ सकता है। मतलब हर तरह की पॉसिबिलिटी है। दे आर इंडिपेंडेंट टू फॉर्म द गैमीट, कोई बाउंडेशन नहीं है कि कहाँ किसको जाना है। गैमीट बनाते वक्त लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो अप्लाई हो ही रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दौरान भी अगर आप 2 को एक साथ स्टडी कर रहे हो तो दीज टू का मतलब ये पेयर और ये पेयर, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ये पेयर का सेग्रीगेशन कैसे होगा? इसकी इच्छा, और इस पेयर का सेग्रीगेशन कैसे होगा? वो इसकी इच्छा। कोई एक दूसरे पर बाउंडेशन इनका नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज को मेंडल ने नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बार बार मैं बात तो कर रही हूँ सेग्रीगेशन की, लॉ का नाम रख दिया है असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट वर्ड का मतलब समझते हो? जैसे तुम कभी चॉकलेट शॉप वगैरह पे गए हो तो वहाँ तुम देखना, या स्वीट शॉप पे गए हो तो वहाँ देखना एक बॉक्स रखा रहता है, उस पर लिखा रहता है असॉर्टेड चॉकलेट्स या असॉर्टेड स्वीट्स, क्योंकि वहाँ पे जो जितनी भी स्वीट्स होती हैं अलग अलग टाइप की स्वीट्स एक ही डब्बे में होती हैं। इसका मतलब असॉर्टेड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, असॉर्टमेंट, अलग अलग तरह की चीज़ों को एक जगह लाकर कंबाइन कर देना। तो उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा इसको, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं ना, इसलिए इनका असॉर्टमेंट भी इंडिपेंडेंट होता है।
यानी इट इज फ्री टू कंबाइन विद एनी ऑफ दिस, अगेन इट इज फ्री टू कंबाइन विद एनी ऑफ दिस। तो जैसे इनका सेग्रीगेशन फ्रीली हुआ वैसे इनका असॉर्टमेंट भी फ्रीली होता है। दैट्स वाई आपको यहाँ पे 16 तरह के रिजल्ट्स मिले, जिनमें 4 फिनोटाइप और अभी हम देखेंगे 9 तरह के जीनोटाइप्स थे। ठीक, तो उन्होंने इसको नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हालांकि यहाँ पे बात, आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की लाइन पढ़ोगे ना तो असॉर्टमेंट वर्ड कहीं यूज नहीं किया, उनके स्टेटमेंट में वर्ड आया है बार बार सेग्रीगेशन, कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर, बट वो सेग्रीगेशन के साथ असॉर्टमेंट की भी बात कर रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। Mendel worked with and crossed pea plant that differed in 2 characters, as is seen in the cross between a pea plant that has seed with yellow color and round shape and green color and wrinkled shape. ठीक है, Mendel found that the seeds resulting from the crossing of the parent had F1 जनरेशन में तो वही हुआ, येलो एंड राउंड मिले। ठीक है, तो इसने पूछा है कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव है। यस, जो F1 में आता है वही डोमिनेंट होता है। Thus, yellow color was dominant over green and round shape was dominant over wrinkled. These results were identical to those that he got when he made monohybrid cross. ठीक है, तो law of dominance तो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा था। Let us use the genotypic symbol, फिर उसमें genotypic symbols के थ्रू बताया है। तो क्रॉस को बताया कि भाई इस फिगर में बताया गया, इसमें से कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो फाइनल रिजल्ट्स मिले when Mendel self hybridized the F1 plant, he found that 3/4 of the F2 plants had yellow seeds and 1/4 had green. The yellow and green color segregated in a 3:1 ratio and round and wrinkled भी segregated in a 3:1 ratio. ठीक है, मतलब ये अलग अलग अगर देख रहे हैं ना तो अलग अलग जैसा सेग्रीगेशन हुआ है वही यहाँ पर कंबाइंड वे में भी हुआ है। ये इन्होंने अलग अलग करके लिख दिया। अगर आप इसी डायहाइब्रिड क्रॉस में से दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करोगे ना तो यही रेशो आएगा, बट आपको करना नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। आप तो सीधा ये देखो क्या लिखा है कि इन द डायहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन, 4 तरह के फिनोटाइप मिले थे उन्हें। राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ऐसे मत कर देना राउंड एंड रिंकल्ड, एक ही सीड राउंड और रिंकल्ड थोड़ी ना हो सकता है। एक आप ट्रेट लो किसका, शेप का, एक लो कलर का। ठीक है, अपीयर्ड इन द रेशो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9:3:3:1, जिसको की कहते हैं फिनोटाइपिक रेशो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ढंग से पढ़ लेना, नीट में जल्दीबाजी में आता हुआ क्वेश्चन मत गलत कर देना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशो पूछा है तो 3:1, डाई हाइब्रिड का पूछा है तो 9:3:3:1, वो भी फिनोटाइपिक रेशो। ठीक है, सच अ रेशो। अच्छा, रेशो से याद आया, कल मैं जब तुम्हें वो पढ़ा रही थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, तो उसमें मैंने तुमको एक पॉइंट बता दिया था क्या, या रह गया था बताने से, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस ऐसा डोमिनेंस मतलब ऐसे इनहेरिटेंस पैटर्न हैं जिनमें जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो सेम आता है। जीनोटाइपिक रेशो भी 1:2:1 था और फिनोटाइपिक रेशो भी सेम था, है ना, शायद बता दिया था। अगर मिस हो गया हो तो लिख लेना ये पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो कम बैक टू दिस टॉपिक। Such a ratio was observed for several pair of character. ऐसा नहीं है मेंडल ने एक ही पेयर स्टडी किया, उन्होंने अलग अलग दो के कॉम्बिनेशन बनाकर वो जो भी कैरेक्टर्स चूज किए थे सब पे क्रॉस किए, हर बार यही रिजल्ट उन्हें मिलता था। ये बड़ी अच्छी बात थी कि मेंडल ने जो प्लांट चूज किया है, जो कैरेक्टर चूज किए थे ना, उनमें कोई एक्सेप्शंस नहीं थे बच्चों। वरना अगर बाई चांस वहाँ कोई इनकम्प्लीट, को डोमिनेंस, कोई लिंकेज वगैरह होता तो मेंडल की सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ा जाती, है ना। So the ratio of this can be derived as a combination series of this, ये हम लिख चुके हैं। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। Based upon such observations, Mendel proposed a second set of generalization. Second set, वो दोनों लॉ को कहते हैं first set of generalization, ये है second set of generalization। ठीक है, जिसको कि कहा जाता है Mendel's law of independent assortment। क्या कहता है ये लॉ, अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो, when two pair of traits यानी टोटल 4 एलील हो गए। 2 पेयर ऑफ ट्रेट का मतलब ये 1 पेयर या अनदर पेयर। व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, अगर एक हाइब्रिड में ये कंबाइन हो गए हैं, यानी होमोजाइगस कंडीशन नहीं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो क्या लिखा है, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर
इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। इसका जो सेग्रीगेशन है, इसका जो सेग्रीगेशन है और इसका जो सेग्रीगेशन है, दोनों का एक दूसरे पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसकी मर्जी है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर इधर गया तो अब इसकी मर्जी है, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। इसलिए मेंडल ने अपने स्टैटिस्टिक्स में 4 तरह के गैमीट बनाए इंस्टेड ऑफ 2। अगर बाउंडेशन होती तो कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ जाता, स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ जाता, और मेंडल को प्रैक्टिकली कोई रिकॉम्बिनेशंस नहीं मिलते, बट उन्हें मिले। वो इस बात को बताता है, क्या हो गया, पर उन्हें मिले वो इस बात को बताता है कि, क्या बताता है बच्चों, कि मेंडल ने जो क्रॉस किया उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छी तरह से। तो ये था मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी पे आगे थोड़ा सा इन्होंने और भी लिखा है, हालांकि आपको कोई इसमें से डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही चीज़ें लिखी है कि पुनेट स्क्वायर से इसको इफेक्टिवली समझाया जा सकता है। जब हम सेग्रीगेशन देखेंगे तो हमको अलग अलग तरह के गैमीट मिलेंगे 50-50%, और जब हम उन्हें कंबाइंड करेंगे, ये रहे 4 तरह के गैमीट, ठीक है, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1:1:1:1, गैमीट चारों तरह के गैमीट की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। और जब आप इसको डिराइव करोगे तो आपको टोटल 16 स्क्वायर्स में अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 स्टेज में आपको फिनोटाइपिक रेशो तो पता है, जीनोटाइपिक रेशो बताओ क्या होगा। तो जीनोटाइपिक रेशो बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये आपको खुद एक बार आप घर पे करके देखना, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कैसे निकालेंगे। तो पहले आपको ये सारे जो जीनोटाइप लिखे हुए हैं ना, दीज आर द जीनोटाइप, इनमें देखना है कितने सेम है और कितने अलग हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो आपको देखना इसमें टोटल इन 16 में से 9 तरह के जीनोटाइप्स मिलेंगे। जैसे ये वाला ऐसा है जिसमें चारों डोमिनेंट एलील है, ठीक है। ये दोनों देखो, ध्यान से देखना जरा, बिल्कुल सेम है क्या ये दोनों, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये दोनों को मैं एक ही जीनोटाइप मानूंगी, ठीक है। फिर आप जरा देखो, ये वाला जीनोटाइप और ये वाला जीनोटाइप बिल्कुल एक जैसा है क्या, इनको भी मिलाकर मैं एक ही मानूंगी, ठीक है। फिर ये मैं डॉट लगा देती हूँ, ये 1 2 3 4 ये तीनों जीनोटाइप एक जैसे हैं क्या, तो इनको हम एक ही तरह का मानेंगे, समझ रहे हो आप। तो इस तरह से जब आप करके देखोगे तो आपको 9 तरह के जीनोटाइप्स यहाँ पर मिलेंगे। अगेन ये 4 एक जैसे थे, फिर से दोबारा देखो, अब ये वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। फिर ये तो बिल्कुल ही अलग है, जैसे ये अलग था ये अलग है। फिर ये वाला अपने आप में अलग है, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, ओके। ये दोनों अलग हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब ये रहा ये अलग हो गए, ओके। तो ऐसे करके जब आप देखोगे ना तो आपको टोटल एक ये रहा ये भी है, 9 तरह के जीनोटाइप्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। 9 तरह के जीनोटाइप्स यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर मैं उनको गिनूँ ना कि कौन एक है, कौन 2 तरह के हैं, कोई आपने देखा 3 तरह के हैं, कोई 4 तरह के हैं, तो जब आप इनको देखोगे, 3 तो नहीं थे इसमें, 1 2 या 4 ही थे, तो रेशो क्या आता है देखना इसका, आप सिर्फ रेशो लिख लो सीधा। जो जीनोटाइपिक रेशो है मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का, यहाँ पूछ लिया है आपसे एनसीईआरटी ने, वो होता है बच्चों ये रहा। इसको आप कैसे याद करोगे, 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1। हालांकि यहाँ पे 12 24 का मतलब ये नहीं कि 12:12:24, सबके बीच में रेशो का साइन आना है, सिंबल आना है, ठीक है। बस इसको याद रखने के लिए 12 24 12 12 1 से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको कोई डिटेल में नहीं जाना कि एक कौन सा है, 2 कौन से हैं, 2 कौन से हैं। मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया कि कैसे आप देखोगे कि कितने तरह के टोटल जीनोटाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ एनसीईआरटी में आपसे पूछा है हाउ मेनी जीनोटाइप्स फाउंड इन F2, हाउ मेनी मतलब टाइप ऑफ जीनोटाइप बताना है, तो इसका आंसर है 9 तरह के। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरह के जीनोटाइप्स हैं, और फिनोटाइप्स आपको पता है 4 तरह के मिले। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए आपको लैंग्वेज को ध्यान में रखनी है। रेशो पूछेंगे तो ये रहा जीनोटाइपिक रेशो, ये रहा फिनोटाइपिक रेशो। अगर टाइप्स ऑफ फिनोटाइप पूछेंगे तो 4, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप पूछेंगे तो 9, और अगर परसेंटेज में पूछ लें कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं तो 62.5%, और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं 37.5%। ये भी आप यहीं एनसीईआरटी में लिख दो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस।
इस पर या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको अभी बताए, या कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको कोई भी दो कंडीशन दे देते हैं। आपको कह देते हैं कि भाई मान लो एक क्रॉस करवाओ जिसमें ये वाला कंडीशन है, इसका क्रॉस करवाओ इसके साथ, कोई भी कंडीशन दे देंगे, कैसे भी लिख देंगे, आर की जगह कोई और ए बी सिंबल भी ले सकते हैं वो, और बताओ क्या रिजल्ट होगा। तो आपको कोई पूरा F1 F2 तक नहीं निकालना है। इस तरह के केसेस में उन्हें पूछा है रिजल्ट क्या होगा, तो बस इन दोनों के क्रॉस का रिजल्ट बताना है। तो इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे बताओ हम? रिजल्ट निकालने के लिए हमें गैमीट्स पता होने चाहिए ना। तो इसमें बताओ कैसे बनाओगे तुम गैमीट्स? इसमें गैमीट्स बनाने के लिए अब यहाँ पर अटक जाते हैं बच्चे कि यार गैमीट्स हम जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो आपको लगेगा हाँ यार इसमें ऐसा होगा कि कैपिटल आर और स्मॉल आर को अलग कर दो, कैपिटल वाई को और कैपिटल वाई को, यहाँ पे तो कैपिटल वाई से बना दो, बट आपको कंफर्म कैसे होगा मन में कि हमने सही बनाया या नहीं? गड़बड़ है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है टोटल टाइप ऑफ गैमीट्स देखने के लिए। ये आप लिख लो, एनसीईआरटी में कहीं दिया नहीं है बट आपके बहुत काम आएगा कि अगर कहीं भी आपको टाइप्स ऑफ गैमीट कैलकुलेट करने हैं ना, टाइप्स ऑफ गैमीट, तो टाइप्स ऑफ गैमीट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2⁻n, 2⁻n, ठीक है। जहां पर n क्या होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। ये देखो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये तो हेट्रोजाइगस पेयर है और ये कैसा है, ये तो होमोजाइगस है ना। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं बच्चों? एक पेयर है। तो n की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 2⁻n यानी 2⁻1 2। तो देखो कितने तरह के गैमीट बन रहे हैं, दो तरह के बन रहे हैं। इधर आ जाओ, अब यहां पर हेट्रोजाइगस पेयर बताने हैं आपको मुझे। ये तो होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, यहां भी एक ही पेयर है। तो 2⁻n, n की वैल्यू 1 है इसके लिए, तो 2⁻1 यानी यहाँ भी दो तरह के गैमीट बनेंगे। और वो दो तरह के गैमीट आपको दिख रहा होगा कैसे बनेंगे। स्मॉल आर को अलग कर दो, कैपिटल वाई को इसके साथ भी भेज दो और इसके साथ भी भेज दो, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे कोई भी, इसमें इसका एक फोर्क मेथड भी होता है, जैसे ये जो हमने लिखा था ना, उसमें आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको गैमीट बनाने नहीं आते तो पहले फोर्क में आप इन दोनों को अलग कर लो, फिर जो भी दो हैं उसको दोनों के साथ लिख लो ऐसे। तो आपको मिल जाएगा कि कैपिटल आर वाई के साथ आ सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल आई के साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। किसी भी तरह से जो आपका मन हो आप यूज कर सकते हो मेथड। वैसे सबसे सिंपल तो ये है कि अपना, अच्छा इसमें बताओ जरा ये फॉर्मूला लगा के, अभी जो हम मेंडल का क्रॉस कर रहे थे, यहाँ नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर बताओ मुझे कितने हैं, 1 2, तो n की वैल्यू है 2, तो 2⁻2 कितना हो गया 4, और हमने 4 तरह के गैमीट बनाए थे। मान लो मैं तुम्हें एक कंडीशन दे दूं कि यार मुझे तो ये बताओ तुम कि ये एक कंडीशन है, यहीं पे लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को मैं, कि मान लो एक एग्जांपल करते हैं हम, ये एक कंडीशन है, इसमें कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे बताओ, फटाफट करो, फिर मैं यहाँ पे आंसर तो बताऊंगी ही तुम्हें। ऑफलाइन तो है नहीं कि सामने खड़ा करके पूछ लूँ, हैं बताओ क्या है यहाँ पर आंसर, मैं बताऊं तुम फटाफट करके देख लो सॉल्व पहले। यहां पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर है 1 और 2, ये तो होमोजाइगस है, तो n की वैल्यू कितनी है इसके लिए 2, तो 2⁻2 इतना आएगा 4। तो इसके 4 टाइप के गैमीट्स ये बनाएगा। और तुम देख लो अगर तुम्हें गैमीट्स बनाने हैं ना तो तुम ऐसे करोगे, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी कैपिटल सी, या स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी स्मॉल सी। सारी पॉसिबिलिटीज लिख ली मैंने, वही 4 तरह के गैमीट आए हैं, ठीक है। तुमसे कोई गैमीट्स नहीं बनवाएगा, अब इतना नहीं पूछते जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल टाइप के आते हैं, बस टाइप ऑफ गैमीट आपको पता होना चाहिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कन्फर्म हो गया, और यहाँ पे कन्फर्म होने के बाद अब कॉम्बिनेशन बना लो, इन दोनों को मिला दो, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इन दोनों को मिला दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इनको मिलाओगे तो ये आएगा, और इनको मिलाओगे, इसमें आपका फोकस बहुत मैटर करता है। अब जरा सा आपने ध्यान नहीं दिया, गलती से स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख दिया, पूरा रिजल्ट गलत, ठीक है। तो ज़रा देखना चारों अलग अलग हैं क्या, पहले तो मुझे चारों के फिनोटाइप बता दो। इसका फिनोटाइप डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट, इसका फिनोटाइप एक डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट कॉम्बिनेशन होगा,
इसमें रेसेसिव डोमिनेंट कॉम्बिनेशन होगा और इसमें भी रेसेसिव डोमिनेंट कॉम्बिनेशन होगा, सेम यही वाला कॉम्बिनेशन। तो फिनोटाइप रेसेसिव डोमिनेंट वाइस वर्सा भी हो सकता था, इसका डोमिनेंट इसका रेसेसिव है ना, पर यहाँ सेम है। तो यानी इन दोनों का फिनोटाइप बिल्कुल एक जैसा है, इसका फिनोटाइप अलग है, नहीं इन दोनों का भी फिनोटाइप सेम है। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो आएगा 1:1। यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा इस केस में 1:1। अगर ये वाइस वर्सा वाले होते तो क्या होता, तो कहते आप कि ये वाले जो हैं दोनों एक जैसे हैं, तो दो तो ये हैं, एक ये है और ये अलग होता तो एक ये है, तो 2:1:1। बट यहाँ ये भी दो हैं, ये भी दो हैं, इसलिए हमने 1:1 कर दिया। ठीक है, इतनी मैथमेटिक्स तो तुम्हें आनी चाहिए। ओके, तो ये इस तरह से आपको कोई भी कंडीशन दे दें, आपको सिंपली गैमीट बनाने हैं। टाइप ऑफ गैमीट करने के लिए फॉर्मूला लगा के देख लेना और फिर गैमीट्स को कंबाइन करके अच्छे से देखना है रिजल्ट क्या है। अच्छा, जीनोटाइपिक रेशियो तो अलग अलग है ना बच्चों, चारों के जीनोटाइप अलग अलग है। देखो इन दोनों का भी जीनोटाइप अलग अलग है, इन दोनों का भी जीनोटाइप अलग अलग है। यहाँ दोनों डोमिनेंट है या एक डोमिनेंट रेसेसिव है, तो जीनोटाइप एक हो गया 1:1:1:1। ठीक है, ये चीज आपको अगर पता है किसी बच्चे को कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चंस गलत होंगे। पर यस, इट रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, जो भी मॉड्यूल जो भी बुक आप फॉलो करते हैं वहाँ डेफिनेटली जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आप उन्हें करो, करके देखो। नहीं समझ में आता है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, जहाँ पे भी आप तैयारी कर रहे हो वहाँ अपने टीचर्स से पूछो, डाउट पूछना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको चलने दो यार नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं बाद में देखेंगे, बाद कभी नहीं आएगा। आप अपनी चीज़ को अभी के भी सॉल्व करोगे तो दिमाग से चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी बच्चों मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की कहानी, जिसमें मेंडल ने येलो राउंड सीड्स और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स को क्रॉस करा के अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखे, तो उन्होंने दे दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर मेंडल का वर्क हो गया खत्म। मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश कर दिया था एक बुक में, लेकिन सबसे जो एक अनफॉर्चुनेट एक बैड लक वाली बात थी कि उस समय सोशल मीडिया तो था ही नहीं, खैर इतना इंटरनेट वगैरह कहाँ था, हम 1856 की बात कर रहे हैं। ओके, तो मोबाइल्स ही नहीं थे ना शायद तब तो कहाँ उनका वर्क इतना पब्लिसाइज होता, तो उनका वर्क लोगों तक पहुँच ही नहीं पाया। अगर दुनिया भर के इंटेलिजेंट लोगों तक ये पहुँच जाता तो शायद कोई कोरिलेट कर लेता, बट जो और ऊपर से उन्होंने मैथमेटिक्स यूज़ की थी, जिन लिमिटेड लोगों तक उनका वर्क पहुंचा उन्हें समझ में ही नहीं आया कि मेंडल क्या स्टैटिस्टिक्स क्या मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मैंने तो तुमको इसलिए समझा दिया क्योंकि अपन सब कुछ जानते हैं। तुम्हें लगेगा मैम यही समझ में नहीं आया था या साइंटिस्ट को, ये तो हम सब कुछ कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं बच्चों। वी नो व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज जीन, उस समय नहीं पता था ये सब। ठीक है, तो इस वजह से मेंडल को बिना किसी रिकॉग्निशन के ही मेंडल डाइड। मेंडल 1884 में उनकी डेथ हो गई थी और उन्हें कोई फादर ऑफ जेनेटिक कोई रिवॉर्ड वगैरह अवार्ड वगैरह नहीं मिला था इस चीज़ के लिए। बाद में 1900 जो नेक्स्ट टॉपिक है ना आपकी बुक में, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें देखो इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, इसको हाईलाइट करना, पूछते हैं ये 1900 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे बच्चों। ह्यूगो डी व्रीज, इन्होंने म्यूटेशंस भी खोजे थे, आगे पढ़ेंगे हम। कार्ल कॉरेंस और एक थे वॉन शेरमार्क, तीनों अलग अलग जगह के साइंटिस्ट थे, इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे थे अपना, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड। तो हो सकता है उन्होंने अपना कोई वर्क, वो भी कुछ जेनेटिक्स का वर्क कर रहे हैं और उन्होंने मेंडल के जो पब्लिश हुए थे पेपर्स उनको देखा हो, उनको लाइब्रेरी में कहीं भी जहाँ भी वो अवेलेबल थे, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो मेंडल ने तो सारा वर्क ऑलरेडी कर रखा है, इतनी इंपॉर्टेंट रिसर्च कर रखी है जिस पे कभी ध्यान ही नहीं गया दुनिया का। तो दे रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और यही वो टाइम था जब दुनिया में माइक्रोस्कोपी बहुत एडवांस हो गई थी, हमारे पास बहुत अच्छे बेटर माइक्रोस्कोप्स आ गए थे जिससे हम सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है उसको भी क्लियरली देख सकते थे। तो उसी समय पर क्रोमोसोम्स भी डिस्कवर हो गए। उससे पहले नहीं पता था क्रोमोसोम को किसी के भी बारे में, ये तो पता था कि न्यूक्लियस के अंदर कोई कुछ थ्रेड जैसा नेटवर्क है, कुछ स्ट्रक्चर है। अभी आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में, एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर, उन्होंने मेंडल के ही टाइम पर 1869 में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे 63 तक। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट छापे कब थे बच्चों, यहीं लिखा हुआ है शुरू में देखो, 1865 में मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था, बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज। तो 65 में तो मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था और 69 में ही फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियस में
देखा था कि यार कोई एसिडिक सब्सटेंस है न्यूक्लियस में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको नाम दे दिया था न्यूक्लिन, डीएनए नाम नहीं दिया था। उसी न्यूक्लिन का बाद में कई 70-80 सालों बाद समझ में आया था कि वो जिस न्यूक्लिन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में डीएनए है ना, वो बाद की बात थी। लेकिन अगर उस समय समझ में आ जाता तो शायद मेंडल का वर्क तुरंत क्या हो जाता, कंपेयर हो जाता कि जिसकी बात मेंडल कर रहे हैं वो तो ये रहे क्रोमोसोम। तो वो सब उस समय नहीं हो पाया, इस वजह से आप कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट थे। तो 1900 में जब इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, पूछते हैं नीट में हु वर द रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडल्स वर्क, तो ध्यान रखना ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड वॉन शेरमार्क। पूरा नाम ध्यान नहीं रहे तो डी व्रीज, कॉरेंस और शेरमार्क याद रखना, टी साइलेंट है यहाँ पे। और यही वो टाइम था जब दुनिया में क्रोमोसोम्स के बारे में पता चला दुनिया को कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनको नाम दिया गया क्रोमोसोम्स। यहाँ दोबारा लिखा है, ये बात हमने सेल में भी पढ़ा था कि देखना जरा, ऑल्सो बाय दिस टाइम, अभी पीछे वाला हम बाद में पढ़ेंगे, ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी दैट वर टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। बहुत अच्छे से सेल डिवीजन को स्टडी किया गया, कौन सी चीज अलग हो रही है, कैसे, कहाँ जा रही है। This led to the discovery of structures in the nucleus that appeared to double and divide just before each cell division. Cell division हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पर हम यही तो कहते हैं कि एस फेज में डीएनए पहले डबल होता है, रेप्लिकेट करता है और फिर बाद में डिवाइड हो जाता है ना। तो these were called, इन स्ट्रक्चर्स को जो ऐसे सेल डिवीजन के वक्त एक बिहेवियर शो कर रहे थे डबल एंड डिवाइड का, उनको नाम दिया गया क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर। इनको कलर करके, स्टेन करके देखा जाना पॉसिबल था, इसीलिए इनको कलर्ड बॉडीज एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग, इनको नाम दे दिया क्रोमोसोम। क्या पता यहीं से क्वेश्चन बन जाए कि क्रोमोसोम को क्रोमोसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम ऐसी बॉडीज हैं, सोमा मतलब बॉडीज, जो कि क्रोमा यानी कलर स्टेनिंग टेक्निक से ही दिखाई देती हैं, वरना नहीं। ठीक है, तो जब जैसे ही क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई और मेंडल्स का वर्क रीडिस्कवर हुआ, तो दो साइंटिस्ट थे बच्चों, सटन एंड बॉवेरी, उनको ये बात क्लिक करी कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो रही है दुनिया से। क्या मिस हो रहा है कि मेंडल कह रहे हैं कि फैक्टर पेयर में होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, फिर कंबाइन होते हैं। यहाँ तुम कह रहे हो कि सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम, अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हमारे में पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, वो सेपरेट होते हैं, डिवाइड होते हैं, है ना, अगली जनरेशन में जाते हैं। तो वही तो मेंडल कह रहे हैं कि क्रोमोसोम, मेंडल जिन फैक्टर की बात कर रहे थे ना, मेंडल को नहीं पता था कि वो फैक्टर कहाँ हैं। तो सटन एंड बॉवेरी ने दुनिया को बोला कि मेंडल जिस फैक्टर की बात कर रहे थे वो फैक्टर क्रोमोसोम के ऊपर ही बैठा हुआ है। फिर बाद में धीरे धीरे और जो भी डिस्कवरीज हुई उससे कोरिलेट हो गया कि वो फैक्टर जीन है, मतलब उस फैक्टर का नाम बदल के क्या रख दिया, जीन, ब्रांच बन गई जेनेटिक्स और फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गए मेंडल। समझ में आ गई बात तुम लोगों को? तो सोचो कैसे अलग अलग किश्तों में धीरे धीरे चीज़ें डिस्कवर होती गई, कुछ दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने लिंक किया चीज़ों को, तब जाके ये जो आज हमारे सामने इतनी क्लियर कट साइंटिफिक चीज़ें हैं, सेल क्या है, न्यूक्लियस क्या है, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, वो बहुत सारे साइंटिस्ट का मिला जुला कॉन्ट्रीब्यूशन है बच्चों, तब हमें ये चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, तो सटन एंड बॉवेरी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, यानी बिहेवियर ऑफ मेंडल्स फैक्टर। ठीक है, तो इसीलिए सटन एंड बॉवेरी ने जब ये बात देखी ना कि दोनों एक ही चीज़ हैं, तो उन्होंने एक थ्योरी बना दी और उस थ्योरी का नाम पड़ा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो अभी तक हम कह रहे थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो उन्होंने अब एक नई थ्योरी बनाई कि इनहेरिटेंस के लिए क्रोमोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल है। क्या लिखा है इसमें पहले तो आपको मेंडल का वर्क क्यों अनरिकॉग्नाइज रहा उसके कारण दिए, वो भी पढ़ लो एक बार। क्या कारण था कि मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज रहा, उसके 3 या 4 कारण दिए, यहाँ पे 4 हैं आई थिंक। पहला कारण, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, आज की तरह तो था नहीं, वीडियो बना के डाल दिया और वायरल हो गया भाई सोशल मीडिया पे, है ना। काश होता तो फिर मेंडल को तभी कोई अवार्ड वगैरह मिल जाता, बढ़िया सा नोबेल प्राइज। तो कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। ठीक है, दूसरा हिज कॉन्सेप्ट, अच्छा हाँ ये भी एक पॉइंट समझना बच्चों, तुम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि आजकल मेंडल ने, ध्यान है लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमने एक लाइन पढ़ी थी कि फैक्टर्स जो हैं, मतलब कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड
अच्छा इसमें है नहीं, आप अपनी बुक में देख लो कि जो कैरेक्टर्स हैं मेंडल ने कहा था उनको कंट्रोल करते हैं फैक्टर, पेयर ऑफ फैक्टर विच इज़ अ डिस्क्रीट यूनिट। उन्होंने हमेशा अपनी पूरी जो भी मेंडल के थ्योरी थे, लॉस थे, उसमें उन्होंने कहीं भी ना कोई वेरिएशंस का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही स्टेबल यूनिट होती है, एक जनरेशन से दूसरे में चली जाती है और इसकी कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, कोई मिक्सचर नहीं होता, ये बहुत प्योर फॉर्म में रहती है। बात तो ठीक है, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, ये भी ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन उस समय एक और चीज़ पे रिसर्च चल रही थी कि हमारे अंदर वेरिएशंस क्यों आते हैं। वेरिएशंस भी तो आते हैं, अलग अलग नए तरह का कोई म्यूटेशन हो गया, कुछ हो गया, हमें पता है बहुत सारे सोर्सेज हैं वेरिएशंस के। तो मेंडल ने उन वेरिएशंस पे कोई बात नहीं की थी, ठीक है। और नाउ वी नो कि वेरिएशंस क्यों आते हैं, नहीं पता तो आप इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे कि जैसे कई बार कोई म्यूटेशन हो गया, इसी में आएगा, उसकी वजह से आ जाते हैं, या जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं बच्चों वेरिएशंस के, ठीक है। तो एक ये भी डाउट था, दूसरे जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे ना, जो दूसरे उनके उन्हीं के टाइम वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स, जिसको कि मेंडल ने फैक्टर कहा था, एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल्ड द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट एंड of the pair of allele which did not blend with each other। ये सब उन्होंने कहा था मेंडल ने। उनके इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था उनके कंटेम्प्रेरीज ने। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था? was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। उन्होंने ये क्वेश्चन उठा दिया उनके कंटेम्परेरीज ने कि अगर आप कह रहे हो कि जिस फैक्टर की आप बात कर रहे हो वो फैक्टर इतना स्टेबल है कि उसमें कभी चेंज ही नहीं आता, तो नेचर में जो वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, डार्विन का भी तभी चल रहा था, जो डार्विन ने बुक्स पब्लिश की, डार्विन पूरा वेरिएशंस पे रिसर्च कर रहे थे, तो उससे मैच ही नहीं हो रही थी चीज़ें। कि वो कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस एक स्टेबल फिनोमेना है, मेंडल कह रहे हैं, डार्विन कह रहे हैं कि वेरिएशंस भी आते हैं। फिर बाद में समझ आया था, वो आप इवोल्यूशन में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये भी एक कारण था मेंडल के अनरिकॉग्निशन का। तीसरा कारण क्या दिया है, जो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मैथमेटिक्स यूज़ की थी, जो दूसरे बायोलॉजिस्ट के समझ के बाहर थी, ठीक है, वॉज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, कि मेंडल खुद ही ये नहीं बता पाए थे कि वो जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं, जिसे उन्होंने अज्यूम किया है, वो फैक्टर एक्चुअली सेल में कौन है, क्या है। उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था। मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर वर डिस्क्रीट यूनिट बट he could not provide any physical proof for the existence of the factor or say what they were made up of। ये वो नहीं बता पाए थे। अगर वो ये बता देते ना बच्चों, तो बाकी तीनों चीज़ें तो बिल्कुल कोई मैटर नहीं करती फिर। बट खुद मेंडल ही ये प्रूफ नहीं दे सके थे कि फिजिकली वो चीज़ क्या है, कहाँ है सेल में। इस वजह से उनकी थ्योरी को दूसरे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। बट कोई बात नहीं है, उन्होंने सच्चे दिल से अच्छा काम किया होगा, इसीलिए बाद में उनका वर्क रीडिस्कवर हुआ। किसने किया मैं आपको बता चुकी हूँ। उसी वर्क को क्रोमोसोम्स के साथ पैरेलल वे में इसने दिया, सटन एंड बॉवेरी ने। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछते हैं नीट में हु प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो हेडिंग है ना, यहीं पर आप दो चीज़ें लिख लो बच्चों। ये जो थ्योरी है, इट वॉज प्रपोज्ड बाय, गिवन बाय सटन एंड बॉवेरी इन 1902 में, ठीक है। और अभी आगे आएगा, इस थ्योरी को बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, वो किया था फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ने। कौन है? मॉर्गन, जिन्होंने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ लिखा है कि बाय 1902 द क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस, कि कभी वो मिलते हैं कभी वो बिछड़ते हैं, दैट हैड बीन वर्कड आउट। सटन एंड बॉवेरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, हाईलाइट करो, दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन एंड दे यूज्ड क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। सटन एंड बॉवेरी ने मेंडल्स लॉ को क्रोमोसोमल मूवमेंट से दुनिया के सामने अगेन समझाया, ठीक है। ये क्या दिया इन्होंने, फिगर और टेबल, ये भी देख लेते हैं। हाँ, ये जो एक टेबल है ना आपकी बुक में, एक बार चलो उसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर जाते हैं हम इस पर। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस एंड ड्यूरिंग मियोसिस। हमने अच्छे से पढ़ रखा है माइटोसिस मियोसिस, जिससे जो भूल गया वो रिवाइज कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको कहा ना, जेनेटिक्स के साथ आप सेल बायोलॉजी रिवाइज कर लेना पूरी अपनी।
द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर। सबसे एक मेन बात ये थी कि मेंडल जिन जीन की बात कर रहे हैं वो भी पेयर में होता है, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉयड हैं उनमें क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं। द टू एलील्स ऑफ अ जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। हाँ बच्चों, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका क्या मतलब है समझना कि अगर हम एक ही जीन के दो एलील्स की बात कर रहे हैं ना, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ हालांकि, तो अगर हम कह रहे हैं कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, जब आप सेल डिवीजन के वक्त इसको बनाते हो तो ऐसे बनाते हो बच्चों, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। अभी मैंने इनके सिस्टर क्रोमेटिड तो बनाए नहीं, सिस्टर क्रोमेटिड तो यहाँ होंगे इनके, ये रहे इनके सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, इसका भी होगा इसका भी होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब ये दो अलग अलग क्रोमोसोम, ठीक। तो अगर मैं कह रही हूँ एक ही जीन के दो एलील हैं, यानी ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, या हो सकता है दोनों कैपिटल टी या हो सकता है दोनों स्मॉल टी, तो वो कहाँ प्रेजेंट होंगे बच्चों? वो होमोलोगस क्रोमोसोम पर आमने सामने प्रेजेंट होंगे हमेशा। ऐसा नहीं कैपिटल टी यहाँ है स्मॉल टी यहाँ है, या कैपिटल टी यहाँ है और स्मॉल टी किसी और ही क्रोमोसोम पर है, नहीं, ये हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम पर आमने सामने प्रेजेंट होंगे। आमने सामने का मतलब सेम जीन लोकस, इस एक पोजीशन को कहते हैं जीन लोकस। बहुत सारे हैं तो जीन लोकाई, ठीक है, और इसको कहते हैं होमोलोगस साइट। तो ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाएगा कि टू एलील्स ऑफ अ जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है होमोलोगस क्रोमोसोम पर होते हैं एंड उनकी होमोलोगस साइट पर होते हैं, बिल्कुल आमने सामने, जिसको कि एक जीन लोकस माना जाता है। क्लियर? दोनों मिलाकर एक ही तो जीन है बच्चों, ठीक है ना, यानी दो क्रोमोसोम में मिलाकर एक ही जीन होता है देखा जाए तो, ठीक है। समझ में आ गई क्या ये बात आप लोगों को? आगे क्या लिखा है, इस टेबल को भी बाद में एक बार पढ़ते हैं हम। इसके बाद है ना, एक बार आप सीधा ये भी छोड़ो, अभी ये डायग्राम टेबल सब एक साथ बताती हूँ, सीधा इधर आ जाओ कि सटन एंड बॉवेरी argued that pairing and separation of a pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factors they carried। सही है क्या ये बात? उन्होंने ये भी कहा कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम जो होता है इट वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर यानी जीन। जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो जीन के दोनों एलील भी सेपरेट हो जाएंगे, वापस दोनों क्रोमोसोम मिलेंगे तो जीन के एलील भी वापस मिल जाएंगे, बिल्कुल पैरेलल बिहेवियर है। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance, जो अभी हमने पढ़ी। इस थ्योरी को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस हमें यही चीज़ पता होनी चाहिए कि ये थ्योरी कहती है कि दोनों का बिहेवियर एकदम पैरेलल है। किसका? क्रोमोसोम का और जीन का। जीन मतलब मेंडल के फैक्टर का, ठीक है। इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर एक टेबल दी है तुम्हें, उसमें लिख दिया है ए और बी, और तुमसे पूछ लिया है कि क्या आप बता सकते हो कि इसमें से क्रोमोसोम कौन है और जीन कौन है। तो देखो जब आप इस टेबल को पढ़ोगे तो आपको एक नज़र में बिल्कुल एक जैसी टेबल लगेगी। ये यहाँ लिखा है ये पेयर में होते हैं, यहाँ भी लिखा है ये पेयर में होते हैं, यहाँ लिखा है कि भाई दे सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। आपको पता है क्रोमोसोम में 23 अगर इधर जाते हैं तो 23 इधर जाते हैं। यहाँ भी सेम बात लिखी है, दे सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। सेम ही बात है ये भी बिल्कुल। थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा बिल्कुल पॉइंट्स का डिफरेंस है कि इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, कि अगर बहुत सारे पेयर्स हैं तो जितने भी इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ जा रहा है, कोई भी किधर भी जा सकता है, ठीक है। जैसे इस चीज़ को समझाते हुए ना यहाँ पे तुम्हारी बुक में एक डायग्राम दिया है बच्चों, ये वाला डायग्राम देखना एक बार, कि अगर मान लो किसी सेल में ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस सेल में आपको दिखाया है टोटल क्रोमोसोम्स हैं 4, 1 2 3 4 2 पेयर क्रोमोसोम्स हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है इस सेल में? 2 पेयर, यानी कि 4 क्रोमोसोम है। तो बट ऑब्वियस 2 पेयर का मतलब ये दोनों होमोलोगस है और ये दोनों छोटे छोटे वाले होमोलोगस हैं। तो ये कह रहा है आपको कि जब ये G1 से पहले तो G2 में गए होंगे, तो G2 में इसने क्या किया होगा, अपने अपने सिस्टर क्रोमेटिड बनाए होंगे, चारों ने बन गए, पर क्रोमोसोम का नंबर तो अभी भी 4 ही रहा। ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं कि अगर ये सेल 2n2c है तो ये सेल 2n4c है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही है बट अमाउंट ऑफ DNA डबल हो गया है, ठीक है, रिवाइज हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट।
जब ये मियोसिस की एनाफेज में आई होगी, मियोसिस 1 की एनाफेज में, एनाफेज प्रोफेज मेटाफेज हो चुकी है, लेप्टोटीन जाइगोटीन सब हो चुका है, तो वहां पर एनाफेज में आपको पता है ना होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने होते थे। मियोसिस 1 में मेटाफिजिक प्लेट पे 2 प्लेट बनती हैं, ठीक है, और जब ये सेपरेट होते हैं तो हर पेयर में से एक इधर एक इधर, इस पेयर में से एक छोटा इधर एक छोटा इधर, डायड ऑफ सेल बन जाता है। फिर दोनों सेल मियोसिस सेकंड में जाती हैं, उसके एनाफेज जब आएगी, मियोसिस सेकंड की एनाफेज, ये वही समझ पा रहा है बच्चा जिसको सेल डिवीजन आता है, इसको नहीं आता उसको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि मैम क्या कह रही हैं, ठीक है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है सेल डिवीजन में। नहीं आता तो आई सजेस्ट कि एक बार सेल डिवीजन के लेक्चर्स देख लो इस सीरीज में, ठीक है। तो मियोसिस सेकंड, अभी नहीं, अभी तो ये समझो, तो मियोसिस सेकंड की एनाफेज में जब गई ये सेल, तो एक सेल में तो ये दोनों क्रोमोसोम है और दूसरी में ये दोनों है, तो बट ऑब्वियस मियोसिस सेकंड माइटोसिस के इक्विवेलेंट होता है ना, तो सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो गए। तो जो फाइनल 4 सेल्स बनी, एक मदर सेल से 4 सेल्स बनती है एट द एंड ऑफ मियोसिस, उनमें ये कंडीशन हमें दिख रही है कि येलो के साथ रेड आ गया, येलो के साथ रेड वही, और ऑरेंज के साथ ग्रीन आ गया। तो टोटल 4 दिख रहे हैं, बट हैं तो ये 2 तरह के ही ना, 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स ही दिख रहे हैं ना हमको, या नहीं? टाइप ऑफ गैमीट तो 2 ही है ना बच्चों, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं इस केस के अकॉर्डिंग, कोई क्रॉसिंग ओवर वगैरह की बात की नहीं है उन्होंने यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है आपको कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है, और ये कह रहा है 1 पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। बात तो वही है, यहाँ पे अनदर लिख दिया, यहाँ ईच अदर लिख दिया, पर अगर हम इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकली पढ़ें तो ये कह रहा है कि 1 पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है कि ये एक जीन की बात कर रहा है यहाँ पर, कि 1 पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर ऑफ जीन। तो बस उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ए यहाँ पर क्रोमोसोम को बता रहा है और बी यहाँ पर जीन को बता रहा है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। हो सकता है किसी बुक में ये भी लिखा हो कि ये जीन है ये क्रोमोसोम है, मुझे मिले हैं बच्चों से ऐसी क्वेरीज जिसमें ऐसा भी लिखा रहता है बुक्स में। तो क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत साइंटिफिक डिफरेंस नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लैंग्वेज में ही डिफरेंस है कि यहाँ शायद बहुत सारे पेयर्स की बात हो रही है तो क्रोमोसोम्स की बात हो रही होगी, यहाँ 1 पेयर का दूसरे पेयर के रेफरेंस में बात हो रही है तो शायद जीन्स की बात हो रही होगी, बस दैट इज द ओनली बेसिस, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि भैया ये क्रोमोसोम है और ये जीन है, ठीक है। अब ये जो मैं तुम्हें बता रही थी ना अभी डायग्राम बच्चों, इस डायग्राम का एक और फॉर्म तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है इसके जस्ट नीचे, टेबल के नीचे, कि एक कंडीशन तो हमने अभी क्या देखी जहां पर इस तरह के क्रोमोसोम बने कि ऑरेंज के साथ ग्रीन था और येलो के साथ रेड था, ये देखो ऑरेंज के साथ ग्रीन और येलो के साथ रेड है ना। लेकिन एक और कंडीशन भी तो हो सकती थी। क्या ये ज़रूरी है क्या कि हमेशा जब ये अरेंज हुए ना मेटाफिजिक प्लेट पर तो येलो के सामने रेड और ऑरेंज के सामने ग्रीन ही आया हो? क्या पता जब ये अरेंज हो रहे थे तो ये ऐसे हुआ हो कि ग्रीन इधर हो और रेड इधर हो? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? देखो ये तो सेम डायग्राम है जो भी पीछे देखा आपने, जिसमें येलो के सामने रेड है, ऑरेंज के सामने ग्रीन है, बट ऐसे भी तो अरेंज हो सकते थे ना बच्चों ही कि येलो के सामने ग्रीन और ऑरेंज के मतलब सामने मतलब सेम प्लेट पर, एक प्लेन में ऑरेंज रेड है और दूसरे प्लेन में येलो और ग्रीन है। तो अगर ये इस तरह से अरेंज हुए होते तो फिर जब फाइनल गैमीट बनते तो वहाँ ऑरेंज के साथ ग्रीन नहीं बल्कि ऑरेंज के साथ रेड आता, और येलो के साथ रेड नहीं बल्कि येलो के साथ ग्रीन आता। तो 2 टाइप के गैमीट तो यहाँ और 2 टाइप के गैमीट यहाँ, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि डाइहाइब्रिड कंडीशन में टोटल 4 टाइप ऑफ गैमीट्स बनते हैं। एकदम सटन एंड बॉवेरी ने बिल्कुल जो मेंडल जीन्स पर बात समझा रहे थे, फैक्टर्स पे बात समझा रहे थे, उसको क्रोमोसोम्स पे भी समझा दिया। नीचे देखो लिखा है दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, वहाँ उन्होंने दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स या फैक्टर्स, यहाँ उन्होंने क्रोमोसोम पे भी वही बात समझा दी कि ये क्रोमोसोम्स किसी भी तरह से अरेंज होकर किसी भी तरह से सेग्रीगेट हो सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों होता है बच्चों क्रोमोसोम्स का? एक तो उनके अरेंजमेंट की वजह से कि वो मेटाफिजिक प्लेट पर किस तरह अरेंज हुए हैं इस पर डिपेंड करेगा, और एक कारण और याद रखना दैट इज क्रॉसिंग ओवर, जो आगे मॉर्गन ने जिसकी बात की थी मेंडल ने नहीं की थी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है कि अगर मतलब इस कंडीशन में आप समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो इसके पास कैपिटल आ रहा है और इसके पास स्मॉल आ रहा है, ठीक है, और
के पास कैपिटल वाई है और इसके पास स्मॉल वाई है, दूसरे क्रोमोसोम पर है, क्रोमोसोम ही अलग अलग हैं दोनों के, तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बना होगा, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। और अगर ये अरेंजमेंट हुआ कि भाई ग्रीन के पास कैपिटल वाई है ना, तो कैपिटल वाई यहाँ है, ये स्मॉल वाई है, तो फिर जरा देखो गैमीट कौन से बने होंगे, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, और कुछ गड़बड़ की है मैंने, यहाँ पर स्मॉल आर लिखना था, और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। बन गए ना 4 तरह के गैमीट। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट बनते हैं उसका एक कारण तो क्या है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स बनते हैं उसके 2 कारण है बच्चों, 2 रीजंस हैं उसके। क्या 2 रीजंस हैं? पहला रीजन तो उसका है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन मेटाफेजिक प्लेट, कि क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर कैसे अरेंज हुए इस पर डिपेंड करता है। और दूसरा ये किस बात पे डिपेंड करता है वो इसमें नहीं दिखाया, वो तुम आगे देखोगे मॉर्गन के क्रॉस में। अगर मान लो ये दोनों सेम क्रोमोसोम पर होते, ये रहा स्मॉल आर और ये रहा ये, तब तुम ये कहते कि मैम हमेशा कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई के साथ ही जाएगा, तब भी पॉसिबिलिटी थी अलग होने की। तब कैसे थी, हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ी है ना, क्रॉसिंग ओवर का मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच जीन्स का एक्सचेंज होना। तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तब तो कैपिटल आर वाई अलग हो जाता, स्मॉल आर वाई अलग हो जाता। और अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती बच्चों, मान लो इन दोनों के बीच में हो गई, तो स्मॉल वाई तो यहाँ चला जाता, कैपिटल वाई यहाँ, और जब ये अलग होते हैं एनाफेज के दौरान तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आता, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आता। तो अगर क्रॉसिंग ओवर हुई है तब तो ये रिजल्ट आता, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, अगर क्रॉसिंग ओवर हुई है तो ये रिजल्ट आता, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है तो सिंपली ये रिजल्ट आता। तो यहाँ भी तो 4 तरह के गैमीट बन गए, उनको तो प्रोबेबिलिटीज लिखते थे ना, तो इसका मतलब दूसरा कारण क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो बाई चांस मैंने देखे हैं ऐसे क्वेश्चंस, बुक्स में आपको मिल जाएंगे, ऐसा तुमसे पूछ ले, हालांकि थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन हुआ ये, बट अगर तुमसे पूछ लें कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के क्या कारण है, क्यों होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्यों देखने को मिलता है हमें, तो उसका एक कारण तो है अरेंजमेंट ऑफ मेटाफिजिक क्रोमोसोम, मतलब अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन मेटाफिजिक प्लेट, और एक कारण है क्रॉसिंग ओवर। अगर सेम क्रोमोसोम पर हैं तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से, और अगर अलग अलग क्रोमोसोम पर वो जीन्स हैं जिन 2 को हम स्टडी कर रहे हैं तो फिर अरेंजमेंट की वजह से 4 तरह के गैमीट्स दोनों ही केसेस में पॉसिबल हैं। ठीक है, क्लियर है क्या बात? तो बस वही चीज़ यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2, जिसमें कि क्रोमोसोम अलग अलग तरह से सेग्रीगेट हो रहे हैं। डन, क्या समझ में आ गया? तो मॉर्गन ने लेटर ऑन इन्हीं सब बातों को आगे जाकर बच्चों प्रूफ भी किया, मतलब कैसे अलग अलग की ये जो जिसकी बात कर रहे हैं कि हाँ भाई जीन क्रोमोसोम पर ही है सटन और बावेरी, इस चीज़ को मॉर्गन ने प्रूफ किया। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, हाईलाइट करना, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ दिस थ्योरी बाय थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन, है ना, कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है, थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन लिख लेना, शुरू में लिखवाया था मैंने। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मेंडल ने यूज किया था पी प्लांट, गार्डन पी, पाइसम सटाइवम। मॉर्गन ने यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ड्रोसोफिला को। देखिए फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, कहीं देखना कभी तुम कोई वेजिटेबल मार्केट, कहीं भी सब्जी मंडी वगैरह जाओ तो वहाँ पर है ना, या फलों रखे हो उन पे है ना, एक थोड़ी मोटी सी मक्खी आती है जो हमारे नॉर्मली घर में घूमती है, वो तो हाउस फ्लाई है, मस्का डोमेस्टिका। लेकिन एक थोड़ी सी बड़े साइज की मक्खी होती है, उसका आप देखना जनरली ब्राउन कलर की बॉडी होगी, ब्लैक नहीं होगी, थोड़ी ब्राउनिश होगी, और उसकी आंख एकदम लाल कलर की होती है। एक मूवी भी बनी थी मक्खी मूवी, मुझे याद है, उसमें यही मक्खी दिखाई थी उड़ती हुई, है ना। तो वो रेड आइड वाली जो मोटी मक्खियाँ होती हैं वो ड्रोसोफिला है, फ्रूट फ्लाई है वो। उसी ड्रोसोफिला पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने, ये नाम याद रखना बच्चों, इसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, और इसका कॉमन नेम है फ्रूट फ्लाई। इसका कॉमन नेम है फ्रूट फ्लाई। इंसेक्ट है तो मेल फीमेल अलग अलग होंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल जनरली छोटे होते हैं, फीमेल जनरली यहाँ पर बड़ी होती है, और भी कुछ इनमें कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हैं, वो हम बाद में सीखेंगे जब हम लिंकेज पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ लेते हैं लास्ट में
कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया, जैसे मैंने वहां बताया था मेंडल ने पी को ही क्यों चूज किया, ऐसे ही मॉर्गन ने इधर लिखा है कि ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए इट लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर वेरिएशंस, यहाँ से वेरिएशंस की बात भी दुनिया को समझ में आने लगी, दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर की बात बताकर एक क्रॉसिंग ओवर का एक सोर्स वेरिएशंस को भी, वेरिएशंस का एक सोर्स क्रॉसिंग ओवर को भी माना था, ठीक है। तो मॉर्गन वर्कड विद द टाइनी फ्रूट फ्लाइज, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, छोटी मक्खी से थोड़ी सी बड़ी होती है बस, टाइनी फ्रूट फ्लाइज, साइंटिफिक नाम याद रखना, विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज। बोर्ड्स में तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वो कारण बताओ जिसकी वजह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चूज किया, तो यहाँ पे 4 कारण दिए हैं, 4 या 5, देखो पहला, एक तो इनको, वैसे तो मक्खी है, मक्खी को ऐसे पकड़ पकड़ के लाना एक्सपेरिमेंट करना तो पॉसिबल है नहीं, तो ड्रोसोफिला की खासियत क्या होती है कि आप कहीं पर भी एक फ्रूट जूस रख दो लेबोरेटरी में, कोई सिंथेटिक मीडियम रख दो जिसमें सिंपली फ्रूट जूसेस जैसी चीज़ें हों, तो अपने आप ये ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई वहाँ ग्रो करने लगती हैं। जैसे जैसे खूब सारी फ्रूट फ्लाई आती हैं वो आपस में मीटिंग करती हैं और खूब सारी नई फ्रूट फ्लाई भी बना देती हैं। इनका लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा है, सिर्फ इनका लाइफ स्पैन यहाँ पर दे रखा है क्या आपको, इनका लाइफ स्पैन होता है सिर्फ लगभग 2 वीक्स का, हर 2 वीक्स में नई जनरेशन मिल जाती थी उनको मॉर्गन को, ठीक है। तो दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक। तो क्या क्या खासियत है, पहली बात तो इनको सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड, लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, दैट इज ओनली 2 वीक्स, हर 15 दिन में नई जनरेशन मिल जाती थी उनको, और क्योंकि इंसेक्ट है तो एक बार में खूब सारे एग देगी, खूब सारे फ्रूट फ्लाई मिलेंगे, यानी बड़ा सैंपल साइज। अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। चौथा कारण कि उनको फ्रूट फ्लाइज में वेरिएशंस देखने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े अलग अलग माइक्रोस्कोप्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्लियर कट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द मेल एंड फीमेल दैट आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। फोर्थ, और अगर कोई कैरेक्टर उनको स्टडी भी करना है, मेल फीमेल में तो डिस्टिंग्विश कर ही लिया, अगर कोई कैरेक्टर भी स्टडी करना है तो कोई हाई पावर माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए थे, लो पावर माइक्रोस्कोप से, जैसे आपको आगे पढ़ाऊंगी मैं लिंकेज में कि फ्रूट फ्लाई में क्या होता है, या तो ब्राउन बॉडी होती है या येलो बॉडी होती है, आई का कलर या तो रेड होता है या वाइट भी होता है कुछ में, विंग्स का साइज देख लिया, बड़े विंग्स हैं या छोटे विंग्स हैं, तो ये तो बिना माइक्रोस्कोप के भी दिख जाएगा, या बहुत लो पावर के माइक्रोस्कोप से भी कुछ कैरेक्टर्स को इजीली देखा जा सकता है। इट हैज़ मेनी हेरिडिटरी वेरिएशन, जो मॉर्गन को स्टडी करने थे, दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। आजकल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं तो क्या पता लो की जगह हाई पावर लिख दे, इतने छोटे छोटे पॉइंट पे भी डिफरेंस आ जाता है बच्चों, इसलिए आपको एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट भी समझो, डेप्थ में भी जाओ चीज़ें कहाँ छुपी हैं, और हर स्टेटमेंट में ऑफन, वेरी, बिकॉज, लो, हाई जो भी लिखा है वो सब हमें पता होना चाहिए ना, एनटीए ये मेहनत तो करवाता है भाई। क्लियर? कहने के लिए पेपर का लेवल आसान हुआ है, सिंपल चीज़ें पूछते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है ना बच्चों, इनमें गलती होने का चांस हमेशा ज़्यादा रहता है। तुम कभी भी देख लेना, किसी चैप्टर को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ लो तुम, तो जब तुम उसके क्वेश्चन करोगे तो अगर तुम्हें क्लियर कट 4 ऑप्शन है ना, उनमें से चूज करना है क्या सही है, तो तुम इतना नहीं उलझोगे अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। पर वो जो असर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें एक एक बारीकी से आपको देखना पड़ेगा कि यार कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है हमसे, है ना, पर हमें तो दोनों पे ही कमांड करनी है, तभी नीट निकलेगा। तो बस ये चीज़ें आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, जो कि मतलब हमने पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा, मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस देखा, कैसे मेंडल के वर्क को क्रोमोसोम्स के साथ कोरिलेट करके सटन एंड बॉवेरी ने थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, और फिर मॉर्गन ने लेटर ऑन इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, और यहीं से वेरिएशंस के बारे में भी दुनिया को समझाया, जो कि हम इसी का कंटिन्यू पार्ट जो है लिंकेज, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जो कि मॉर्गन ने अपने क्रॉसेस से समझाया था, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, गुड बाय।